हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं डी के साहनी। आज फिर से हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन तक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, अनुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। चारों का हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेशन को देखेंगे। और ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, मतलब कंफर्म। ठीक है, तो इसलिए आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिना स्किप किए शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। अगर आप देख लेते हैं पूरा अंत तक वीडियो, तो आपका एक क्वेश्चन जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा, एकदम कंफर्म। कंफर्म मतलब कंफर्म। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे पूरा सॉल्यूशन को। ठीक है, आधा कंप्लीट कर लिए थे, आधा बाकी था। तो हम लोग को जो पढ़ना था बेसिकली क्या पढ़ना था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पढ़ना था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हिंदी तो जान लें। हिंदी होता है बच्चों अनुसंख्य गुणधर्म। क्या होता है? अनुसंख्य गुणधर्म। गुणधर्म, ठीक है। या तो आपको मिल जाएगा सहजात गुण, या क्या मिलेगा? सहजात गुण। आपको अगर हिंदी नोट करना है कर लेंगे सहजात गुण, दोनों में से कुछ मिल जाएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अनुसंख्य गुणधर्म या सहजात गुण से आप क्या समझते हैं या फिर क्या है, ऐसे सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए ये होता क्या है कि किसी सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टीज होता है, किसी सॉल्यूशन किसी विलयन का वैसा गुण होता है जो केवल और केवल उसमें घुला हुआ सॉल्यूट के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इस पर आप विशेष ध्यान रखें। किस पर डिपेंड करता है? कण का संख्या पर डिपेंड करता है। कण का प्रकृति कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, इस पर डिपेंड नहीं करता। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सिंपल, आपको पूछा जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सिंपली डेफिनेशन लिखेंगे, किसी विलयन का वह गुण जो केवल सॉल्यूट पदार्थ के कणों की संख्या पर, इसमें आप ध्यान रखेंगे मेन पॉइंट यही है, कणों की संख्या पर निर्भर करता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों पूछा जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान जो होता है वो, इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान जो होता है सॉल्यूशन का प्रकृति कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो आपको ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। सिर्फ आपको क्या लिखना है? किसी विलयन का वैसा गुण होता है जो सॉल्यूट पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, या फिर हिंदी में कहेंगे क्या? अनुसंख्यक गुणधर्म या सहजात गुण कहते हैं। ठीक है, इतना सा आपको लिखना है। फिर आएगा हम लोग का बात कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सर कितने प्रकार का होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग का बच्चों 4 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा होता है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जैसे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग बच्चों 1 नंबर वाले को कहते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। दूसरा वाला को कहते हैं हम लोग क्वथनांक। क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, अवनमन। ठीक है, और चौथा का क्या हो जाएगा? परासरण। परासरण एवं परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको कहते हैं परासरण दाब। परासरण दाब। ठीक है, तो आप इसका हिंदी अगर नोट करना चाहते हैं तो हिंदी भी लिख सकते हैं। क्या पहला वाला अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, और परासरण एवं परासरण दाब। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इससे ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू भी पूछा जाता है, पहचानिए इनमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है या नहीं है। ठीक है, 2 तरह से, या तो पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, दूसरा सवाल पूछा इनमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो बस आपको ये 4 पॉइंट याद रखेंगे तो आपका एमसीक्यू इससे भी बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो हम लोग एक 1 बाय 1 इसको क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। तो देखिए, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। ठीक है, क्या किसको? वाष्प दाब का अवनमन। इसका लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझना पड़ेगा, इसको कहते हैं हम लोग वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन। ठीक है, किसका? वाष्प दाब का अवनमन। तो वाष्प दाब का अवनमन किसको कहते हैं? पहले इसको हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, जब एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में हम लोग घुलाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बनता है बच्चों? एक सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है। मान लेते हैं हम लोग कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है इसमें।
ठीक है। और इसको हम लोग कहाँ मिला रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में। जैसे इसमें हम लोग इसको मिलाते हैं तो इससे हम लोग को एक नया चीज मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में क्या आ जाता है बच्चों, कमी आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कुछ कण होता है, कुछ कण क्या होता है, इसका सरफेस पर आ जाता है। किसका सरफेस पर, सॉल्यूशन का सरफेस पर, सॉल्यूशन का सरफेस पर, ठीक है। जिसके कारण इसका वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका वेपर प्रेशर का वैल्यू कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर का वैल्यू जब कम हो जाता है तो सर हम लोग को तो निकालना है, वो निकालें वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। अवनमन का मतलब होता है बच्चों कमी। क्या होता है, अवनमन का मतलब कमी होता है, ठीक है। तो यही वो लिखा हुआ है, इसी को भाषा में लिखे हम लोग, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो सॉल्यूशन का वाष्प दाब में जो कमी आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो सर इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, तो इसका मान लेते हैं बच्चों हम लोग, ये जो हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिए हैं इसका मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं A है और इसको मान लेते हैं हम लोग B है, और इससे सॉल्यूशन बना हम लोग का कौन क्या बनेगा, AB। क्या बना, AB। तो देखिए ये तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो इसका क्या वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि वेपर नहीं बनेगा इसका। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहने का मतलब क्या, इसका वेपर नहीं बनेगा, नहीं बनने वाला का हम लोग इसका वेपर प्रेशर नहीं होगा। बात करेंगे इसका, जब इसमें नहीं मिलाए थे, प्योर था जब, ये क्या था, जब प्योर था, मतलब ये कि सॉल्यूट को जब इसमें नहीं मिलाए थे हम लोग, नहीं मिलाने से पहले हम लोग मान लेते हैं इसका, जब ये प्योर था इसका मान लेते हैं वेपर प्रेशर कितना था। क्योंकि सॉल्वेंट जो हम लोग लेंगे क्या लेंगे बच्चों, लिक्विड लेंगे, वोलेटाइल लेंगे। मान लेते हैं इसका पी नॉट, जब सॉल्यूशन बना इससे, सॉल्यूशन का मान लेते हैं वेपर प्रेशर कितना निकला, पी। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना, पी। तो अगर हम लोग को निकालना पड़ेगा कि कितना कमी आया, तो हम लोग को देखिए किसमें ज्यादा में से कम को घटाना पड़ेगा। तो देखिए जब ये प्योर था, जब इसमें लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को नहीं मिलाए थे, तो वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होगा। मिलाने के बाद हम लोग का सॉल्यूशन मिला, घटा, तो घटा मतलब किसका, सॉल्यूशन का कम हो गया। तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या, कम, और इसका वेपर प्रेशर जब प्योर था तो ज्यादा। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे इधर, देखिए ये सवाल पूछा जाएगा लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं, तो डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, अर्थात वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन बराबर, वाष्प दाब का अवनमन बराबर लिखेंगे पी नॉट बी माइनस पी। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, पी नॉट बी माइनस पी। क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या, कम। अब ज्यादा से कम क्या हम लोग घटाते हैं, तो इसका जो अंतर आएगा उसी को अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए सवाल पूछा जाएगा वाष्प दाब का अवनमन से आप क्या समझते हैं। पहले सवाल पूछा जाएगा वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको एक डेफिनेशन लिखना है कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप फोटो बना सकते हैं तो फोटो बना लेंगे, डायग्राम बना देंगे। डायग्राम बनाने के बाद ये फॉर्मूला आपको लिख देना है, नीचे क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है। तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है हम लोग का बच्चों रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सर आप पढ़ा रहे थे, तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर समझ में आ गया है तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। हम लोग क्या लिए थे, एक सॉल्यूट लिए थे ए, नॉन वोलेटाइल। कौन सा लिए थे, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। और इसको मिलाए किसके साथ में थे हम लोग, प्योर सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में। तो प्योर सॉल्वेंट में जैसे मिलाए, प्योर सॉल्वेंट को हम लोग क्या लिए थे, बी लिए थे। तो इसे जो सॉल्यूशन बना हम लोग का वो बना ए बी का। किसका बना था, ए बी का। तो ए बी का हम लोग कितना लिए थे, पी, और इसका वेपर प्रेशर कितना, पी नॉट बी, ये नहीं लिए पी नॉट बी। तो ये बोलता है कि देखिए अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं, अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो इसका जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू होगा, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का जितना वेपर प्रेशर था दोनों का रेशियो होता है। फिर से सुनिए, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात को ही क्या कहते हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कह रहे हैं। फिर से सुनिए, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का रेशियो को, अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपेक्षिक, आपेक्षिक मतलब किससे क्या कर रहे हैं, दूसरे तुलना, किससे तुलना कर रहे हैं, कितना अंतर आया और किससे तुलना कर रहे हैं। प्योर सॉल्वेंट से पहले कितना था और बाद में कितना आया, तो बाद में कितना आया तो उसका तो हम लोग अंतर से ही निकालते हैं। तो अर्थात उसी को हम लोग डेफिनेशन में लिखे हुए हैं। देखिए किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट युक्त विलयन में लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर तथा शुद्ध
शुद्ध सॉल्वेंट या फिर शुद्ध विलायक के वेपर प्रेशर के अनुपात को क्या कहते हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। और इसी के लिए राउल्ट जो है दूसरा नियम दिया था अपना, दूसरा नियम क्या दिया था, दूसरा नियम दिया था राउल्ट के नियम के अनुसार किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट युक्त विलयन में लोडिंग ऑफ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो मान होता है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। लेकिन उसमें क्या करेगा, आपको क्वेश्चन में चेंज करेगा, पहले पूछेगा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं, क्या पूछेगा, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं। तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली आप डेफिनेशन देना है और यहां लिखना है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर पी नॉट बी माइनस पी बाय पी नॉट बी। क्या लिखेंगे, पी नॉट बी। मतलब ये कि लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर के अंतर को हम लोग, अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका क्या हो, किसका हो गया, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। वही अगर उसमें जोड़ देगा राउल्ट के नियम की सहायता से, सवाल में जोड़ेगा क्या, राउल्ट के नियम की सहायता से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास की गणना करें। किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, या फिर वहां लिखा हुआ मिलेगा अवाष्पशील विलय युक्त विलय का मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करें। तब हम लोग यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रॉम राउल्ट लॉ। ठीक है, राउल्ट लॉ की सहायता से क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करना है किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तब राउल्ट का नियम, दूसरा नियम था कि राउल्ट बोला था कि देखिए, राउल्ट अपना स्टेटमेंट दिया था कि किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट युक्त विलयन में रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो वैल्यू होता है बच्चों, वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के, और किसका, मोल फ्रैक्शन का, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का बराबर होता है। तो अर्थात हम लोग यहाँ लिखेंगे, अर्थात पी नॉट बी माइनस पी अपॉन लिखेंगे यहाँ पी नॉट बी इक्वल टू सॉल्यूट को हम लोग किसको माने थे, ए को, तो मोल फ्रैक्शन को उसको क्या लिखेंगे, एक्स से। इसी को जब हम लोग बच्चों और फर्दर इसको और भी आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, पी नॉट बी माइनस पी अपॉन क्या लिखेंगे, पी नॉट बी इक्वल टू, इसको देखिए मोल फ्रैक्शन अगर ए कंपोनेंट का निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल ए को ऊपर में लेंगे, बटे लेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिख लेंगे। यहां तक आ गया समझ में। फिर इसको नंबर ऑफ मोल्स बराबर जानते हैं हम लोग गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो आगे अगर और भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और भी इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग लिखेंगे चूंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है बच्चों गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। जब देखेंगे इसलिए क्या लिखेंगे अब, पी नॉट बी माइनस पी बाय पी नॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट ऊपर है डब्ल्यू ए बाय एम ए, नीचे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए बाय एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाय एम बी। सबको नंबर ऑफ मोल को किस में चेंज कर दिए, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास में चेंज कर दिए। हाँ, फिर क्या करते हैं, अब कंडीशन आएगा, इफ यदि विलयन काफी तनु हो, यदि विलयन काफी तनु हो, ठीक है, तनु का मतलब डाइल्यूट हो या फिर काफी ज्यादा पतला अगर सॉल्यूशन हो, तो फिर क्या होगा, तो बच्चों सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूट का जो मोल होगा वो काफी ज्यादा कम होगा। काफी ज्यादा कम होने का मतलब इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अर्थात हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बहुत 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 उल्टा साइन लेगा, बहुत 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 बड़का होगा किसके तुलना में, डब्ल्यू ए बाय एम ए की तुलना में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बच्चों नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट मतलब जीरो कर देंगे। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, देखिए पी नॉट बी माइनस पी बाय पी नॉट बी इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग, डब्ल्यू ए बाय क्या लिखेंगे, बाय एम ए बाय जीरो प्लस डब्ल्यू बी बाय एम बी। इसको और भी ज़्यादा हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके लिख सकते हैं पी नॉट बी माइनस पी बाय पी नॉट बी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, डब्ल्यू ए बाय एम ए बाय डब्ल्यू बी बाय एम बी। डब्ल्यू बी बाय क्या लिखेंगे, एम बी। जब इसको हम लोग और भी सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी माइनस पी बाय पी नॉट बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए बाय एम ए इंटू एम बी बाय डब्ल्यू बी।
ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग को मॉलिक्यूलर मास सॉलिड का निकालना है, तो सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, Ma हो गया। तो Ma हो गया, तो Ma को क्या कर लेंगे बच्चों, इधर ले आएंगे, तो क्या लिख सकते हैं, Ma इक्वल टू, देखिए इसको अगर उस पार्ट में लेकर के अगर हम लोग जाएं तो क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी बाय पी नॉट बी माइनस पी, यह लिखेंगे, इंटू क्या हो जाएगा हम लोग के पास में एम बी, ऊपर में क्या है एम बी, तो लिख लेंगे हम लोग एम बी, डब्ल्यू ए भी है, डब्ल्यू ए को भी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे डब्ल्यू ए इंटू एम बी बाय डब्ल्यू बी। तो यहाँ तक आपको आना होगा कितना नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए। किसके लिए आना पड़ेगा यहाँ तक, 5 नंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लिखेंगे 5 नंबर आपको मिल जाएगा। सवाल कैसे पूछेगा समझिए, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, या फिर ऐसे पूछ लेगा वाष्प दाब का अनुमान से आप क्या समझते हैं, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं, राउल्ट के नियम की सहायता से नॉन वोलेटाइल सॉलिड मतलब अवाष्पशील विलय युक्त विलय का मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करें, अवाष्पशील विलय का क्या करें, मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करें। तब आपको कहाँ तक आना है बच्चों, यहाँ तक आना है। यहाँ तक जब आएंगे तब आपको कितना मार्क्स बनेगा, आपका 5 मार्क्स बनेगा, ठीक है। ये सवाल कई बार बोर्ड द्वारा पूछा गया है, बिहार बोर्ड द्वारा, इसलिए आप इस पे उसको हिट एंड ट्रायल में, हिट में रखेंगे, एकदम हिटेड क्वेश्चन में रखेंगे। नेक्स्ट चलें, अगला नेक्स्ट है हम लोग का बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्वथनांक पे उन्नयन। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट होता है वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वेपर प्रेशर, किसी द्रव का क्या होता है वेपर प्रेशर, है ना, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, हिंदी में क्वथनांक, क्या कहते हैं इसको, क्वथनांक। तो सवाल देखिए, हम लोग इन जनरली हम लोग क्लास 9 10 में पढ़ते हैं, वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ क्या करता है, उबलना स्टार्ट कर देता है, उसको क्या, उस ताप को ही हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज करना है, डेफिनेशन का क्या लिखेंगे, वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाती है, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, उसी ताप को कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ आपको बॉइलिंग पॉइंट का आपको यहाँ इसके लिए डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट को समझने से क्या फायदा होगा कि हम लोग को आगे वाला थ्योरी जो है हम लोग को समझ में बढ़िया से आएगा। तो देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो एलिवेशन का मतलब होता है बच्चों बढ़ना, क्या होता है एलिवेशन का मतलब बढ़ना होता है, ठीक है। एलिवेशन इन किसका, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक बढ़ना, क्वथनांक में बढ़ाव कैसे होता है। तो देखिए जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को कहाँ जोड़ देते हैं, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन के वाष्प दाब में बच्चों कमी आ जाती है। सॉल्यूशन का वाष्प दाब में क्या आ जाता है, कमी आ जाता है। तो सॉल्यूशन का वाष्प दाब में जब कमी आएगा तभी तो हम लोग पढ़े बॉइलिंग पॉइंट का, कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वह ताप होता है जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो जैसे हम लोग किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग मिलाते हैं, अवाष्पशील विलय को हम लोग मिलाते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर में कमी आ जाता है। तो उसका वेपर प्रेशर को हम लोग बच्चों वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हम लोग को सॉल्यूशन को क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। जैसे सॉल्यूशन को गर्म करना पड़ता है तो उसका अर्थात हम लोग बोल सकते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट का मान इंक्रीज कर जाता है। मतलब जिस टेम्परेचर पर पहले उबल रहा था अब उस टेम्परेचर पर नहीं उबल करके और भी आपको ज्यादा टेम्परेचर देने का जरूरत पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि आपको उनका वेपर प्रेशर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कर दिया, वेपर प्रेशर को उसका कम कर दिया। वेपर प्रेशर को कम कर दिया तो वेपर प्रेशर को तो वायुमंडलीय दाब के बराबर आपको करना है। तो वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए वेपर प्रेशर को आपको बढ़ाना होगा। अब वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट का मान, इसका मतलब क्या, बढ़ जाता है। तो वो जो कितना बढ़ोतरी आया, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाने के बाद वेपर प्रेशर में जो कमी आया था, तो वेपर प्रेशर को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए आप कितना ज्यादा टेम्परेचर दिए, तो उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात हम लोग फोटो भी बना सकते हैं। देखिए फोटो बनाएंगे हम लोग, मान लेते हैं ए हम लोग का क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और बी मान लेते हैं हम लोग क्या बच्चों, प्योर सॉल्वेंट है, क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, और ये मान लेते हैं हम लोग का ए बी मिलकर के बना रहा है सॉल्यूशन, क्या बना रहा है, सॉल्यूशन। तो इसका देखिए हम लोग इसको मान लेते हैं कि पहले जो था, ये जो पहले बॉयल हो रहा था बच्चों, मान लेते हैं इसको, क्यों भाई ये उधर कहीं क्यों चले गया, नीचे आ जाओ, तुम लोग नीचे आ जाओ, तुम लोग नीचे आ जाओ, क्यों चले गए ऊपर, नीचे आ जाओ, सब ऊपर चले गया, हाँ क्यों नाराज हो गया। देखिए ये हम लोग का क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये है, बी है, और ये क्या है, सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं जब ये प्योर था, जब ये बच्चों का क्या था, प्योर था, तो प्योर था तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था जिसका वेपर प्रेशर बनेगा नहीं, इसको हम लोग इसमें मिलाए। तो पहले जब इसमें हम लोग नहीं मिलाए थे प्योर सॉल्वेंट में, ये क्या है हम लोग का प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट मतलब कुछ नहीं हम लोग को सॉल्वेंट मिलता था, हम लोग वाटर लेते हैं। तो इसका मान लेते हैं हम लोग क्या है बच्चों, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था मान लेते हैं T0 B था, पहले कितना था, T0 B था।
जब मिलाए तो मिला करके एक सॉल्यूशन बनाए, इसका मान लेते हैं सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना है, Ts है। मतलब ये कि मिलाने से पहले प्योर सॉल्वेंट में जब हम लोग नहीं मिलाए थे नॉन वोलेटाइल सॉलिड को, तो मान लेते हैं T0B टेम्परेचर पर ये क्या करता था, उबलता था। ठीक है, इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता था। जैसे इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हम लोग ऐड किए, ऐड करने के बाद हम लोग को क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। तो सॉल्यूशन को हम लोग गर्म करने के लिए, वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हम लोग को टेम्परेचर कितना देना पड़ रहा है बच्चों, Ts। तो हम लोग देखिए प्योर सॉल्वेंट का हम लोग मान लिए टेम्परेचर इतना टेम्परेचर पर ही उबल जाता था, और जब हम लोग मिलाए सॉल्यूट को मिलाए तो मिलाने के बाद सॉल्यूशन मिला, सॉल्यूशन को गर्म करने के लिए, वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए इसका वेपर प्रेशर को टेम्परेचर कितना देना पड़ रहा है, इतना देना पड़ रहा है। तो देखिए इतना देना पड़ रहा है। तो अगर हम लोग को निकालना होगा कि पहले कितना टेम्परेचर पर उबला था और बाद में कितना टेम्परेचर पर उबला, तो डिफरेंस कितना का है, तो हम लोग दोनों को अंतर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, दोनों का अंतर। तो लिखेंगे नीचे क्या, अर्थात लिखेंगे बच्चों डेल्टा टीबी। क्या लिखेंगे, अंतर को क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर किसका ज्यादा, सॉल्यूशन को हम लोग को ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ा था, तो इसे लिखेंगे हम लोग को Ts माइनस T0B। ठीक है, अगर इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे वेयर डेल्टा टीबी इक्वल्स टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और Ts क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और T0B क्या लिखेंगे हम लोग, T0B क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, मतलब कितना बढ़ा। अगर इसी में देखिए हम लोग का सवाल 5 नंबर का अगर बनाएगा तो वहां ये सवाल को घुसाएगा, उसमें ये सवाल को ऐड करेगा कि हम लोग जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े, इसमें जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिला तो उसका मॉलिक्यूलर मास का गणना करें, किसकी सहायता से, राउल्ट के नियम की सहायता से। पहले सवाल क्या कैसे पूछेगा, 5 नंबर का अगर ये सवाल बनाएगा तो इस तरह से सवाल पूछेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, दूसरा सवाल 1 नंबर ऐसे देगा, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। दूसरा सवाल देगा कि राउल्ट के नियम की सहायता से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास की गणना करें, आवासशील विलय का आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो आपको क्या करना बच्चों, राउल्ट का नियम लगाना है। एकदम सिंपल सा क्या लिखेंगे इसमें, राउल्ट का नियम में देखिए ये बोला है कि देखिए इस नियम के अनुसार किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड विलयन में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो मान होता है बच्चों, सॉल्यूशन के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। और मोलल सांद्रता हम लोग किसको बच्चे बोलते हैं, वो कहते हैं हम लोग मोलैलिटी को। क्या किसको कहते हैं, मोलैलिटी को। तो हम लोग लिखेंगे अर्थात डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, मोलैलिटी का। क्योंकि हम लोग मोलैलिटी का समानुपाती का हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं, लिखेंगे डेल्टा टीबी इक्वल्स टू हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे, Kb इंटू एम। अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं m इक्वल्स टू होता है W इंटू 1000, ठीक है, बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसी को हम लोग इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू Kb इंटू W गुना 1000 बाय m इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में। तो यहां तक आपको लिखने का जरूरत है। क्या करेंगे, यहां तक लिखेंगे। सवाल कैसे पूछेगा बच्चों, जब 5 नंबर में सवाल आएगा तो, अगर 2 नंबर में सवाल पूछेगा क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये डेफिनेशन दे देना है। ठीक है, ये डेफिनेशन दे देना है आपको, ये डेफिनेशन देना है कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में क्या आ जाता है, कमी आ जाता है। वेपर प्रेशर में जब कमी आ जाता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए सॉल्यूशन को गर्म करना पड़ता है। गर्म करने के कारण जो है सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, फिर बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट का अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यहां तक आप डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद अगर वो सॉल्यूशन में क्वेश्चन में ऐड करेगा कि राउल्ट के नियम की सहायता से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब आवासशील विलय का मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान की गणना करें, तो वो सवाल बच्चों 5 नंबर का हो जाएगा। और 5 नंबर का अगर सवाल पूछेगा बच्चों तो 2 नंबर का पूछेगा सवाल तो यहां तक लिखेंगे, बस यहां तक। 2 नंबर का पूछे तो बस यहीं तक लिखना है। वही अगर 5 नंबर का सवाल लिखेगा तो इसमें आपको राउल्ट का नियम को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, राउल्ट का नियम को ऐड कर देंगे और यहां तक लिखेंगे। तो आपका कितना नंबर फाइनल हो जाएगा बच्चों, 5 नंबर। ठीक है, इसी से रिलेटेड है अगला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं हिमांक में अवनमन। किसको, हिमांक में अवनमन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिंदी में क्या कहते हैं उसको बच्चों, हिमांक में अवनमन। नीचे पीछे हिंदी लिखा दिए हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग हिमांक। क्या कहते हैं, हिमांक।
क्या कहते हैं इसको, हिमांक। तो ये भी एकदम सिंपल है कि वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव क्या करता है, पदार्थ जमना प्रारंभ कर देता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव पदार्थ क्या होता है बच्चों, ठोस अवस्था में परिवर्तित होना स्टार्ट कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन कभी नहीं पूछता है, पूछेगा क्या, पूछेगा हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, हिमांक में अवनमन से क्या समझते हैं, तो आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा हिमांक में अवनमन का। तो यहाँ भी सेम है हम लोग का कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वाष्प दाब में बच्चों कमी आ जाती है, जिसके कारण इसका फ्रीजिंग पॉइंट का मान घट जाता है। क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट का मान किसका घट जाता है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का मान घट जाता है। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का मान जो घटता है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का मान कम और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट का मान क्या, ज्यादा। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का अंतर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, उसी को लिखा है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट तथा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, और नीचे लिख देंगे बच्चों अर्थात डेल्टा टीएफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएस। पीछे क्या लिखे थे, अरे भाई किधर गया, पीछे क्या लिखे थे, किधर गया फॉर्मूला, हाँ टी एस माइनस क्या लिखे थे, टी नॉट बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या, कम, इसलिए हम लोग ज्यादा में से क्या करते हैं, कम को घटाते हैं। तो अगर 2 नंबर में पूछेगा कि हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं, आपको सिंपल लिखना है, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर में कमी आती है, वेपर प्रेशर में कमी होने के कारण उसका फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है बच्चों, हिमांक में कमी आ जाती है। और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल युक्त सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो आपको 2 नंबर अगर पूछा जाएगा तो बस इतना से लिखना है, क्या लिखना है, इतना से लिखना है। वही अगर 5 नंबर में अगर आएगा सवाल तो वहां इसमें भी ऐड करेगा कि राउल्ट के नियम की सहायता से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास या फिर आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो गणना कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ भी वही सेम कहानी होगा, वहां हम लोग बात किए थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेम देखिए क्या लिखा हुआ है, इस नियम के अनुसार किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट युक्त विलयन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो मान होगा बच्चों, सॉल्यूशन के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे भाई अर्थात, क्या लिखेंगे बच्चों, अर्थात लिखेंगे, अर्थात यहाँ लिखेंगे डेल्टा टी एफ, वहाँ क्या लिखे थे, डेल्टा टी भी लिखे थे, यहाँ लिखेंगे डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका मोलैलिटी का। और हम लोग समानुपाती का हटाएंगे, क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों के एफ इंटू एम। चूंकि हम लोग मोलैलिटी इक्वल टू जानते हैं, ठीक है, इसलिए लिखेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या लिख लेंगे, के एफ डब्ल्यू इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। बस यहाँ तक लिखना है। और नीचे याद रखेंगे बच्चों, के एफ का जो वैल्यू होता है वो बच्चों जल के लिए क्या होता है, 1.86 होता है। कितना, के एफ का वैल्यू जो होता है बच्चों जल के लिए, और यहीं लिख लेंगे बच्चों के बी का जो वैल्यू होता है बच्चों 0.52 क्या होता है, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, जल के लिए केएफ का वैल्यू अगर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट का वैल्यू अगर बोलेगा तो 1.86 केल्विन केजी पर मोल। वही जल के लिए केबी का जो मान होगा वैल्यू होगा बच्चों, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। दोनों वैल्यू को याद रखें, कभी कभी क्या करता है ये दोनों ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। कहाँ जाता है ये दोनों, ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछ लेता है। तो याद रखेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछे या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछे तो उसमें 2 तरह से सवाल पूछेगा। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से अगर 5 नंबर का सवाल बनाएगा तो कैसे बनाएगा, पहले पूछेगा हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और उसी में क्वेश्चन को जोड़ेगा क्या, राउल्ट के नियम की सहायता से आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको अगर 5 नंबर का बनाए तो आपको कहाँ तक आना है, यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। आगे देखिए, आगे हम लोग का बच्चा है ऑस्मोसिस। क्या है, ऑस्मोसिस है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, देखिए ऑस्मोसिस को हम लोग डब्बा द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 2 सॉल्यूशन लेते हैं और दोनों सॉल्यूशन को क्या करते हैं बच्चों, सेपरेट कर देते हैं। दोनों सॉल्यूशन को क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट कर देते हैं। और ये जो सेपरेट करते हैं बच्चों एक मेम्ब्रेन द्वारा करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन होता है
जो केवल क्या करता है, काफी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को ये अपने अंदर से पार होने देता है। तो हम लोग इधर लेते हैं हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या लेते हैं हम लोग बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और एक इधर ले लेते हैं हम लोग कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। देखिए तो ये होता क्या है कि ये ऐसा घटना है, ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट का कण, किसका कण बच्चों, प्योर सॉल्वेंट का कण, ये जो जा रहा है प्योर सॉल्वेंट का कण, ये जो प्योर सॉल्वेंट का कण होता है बच्चों, प्योर सॉल्वेंट मतलब शुद्ध विलायक का कण। अगर शुद्ध विलायक का कण अपने आप स्वतः सेमी परमेबल के माध्यम से डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर फ्लो करता है, प्रवाहित होता है, तो उसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस को हम लोग हिंदी में कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो उसी को लिखा देखिए, वैसी घटना जिसमें प्योर सॉल्वेंट के कण, किसका, प्योर सॉल्वेंट के कण सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम हम लोग शॉर्ट में कहते हैं उसको, द्वारा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होती है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस कहते हैं। सिंपल याद रखेंगे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से सांद्र विलयन की तरफ से, सॉरी तनु विलयन की तरफ से सांद्र विलयन की तरफ जो प्योर सॉल्वेंट का कण का फ्लो जो होता है, इसी घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑस्मोसिस देते हैं। सवाल पूछा जाता है ऑस्मोसिस क्या है, क्या पूछा जाता है सवाल, ऑस्मोसिस क्या है, या फिर ऑस्मोसिस से आप क्या समझते हैं। सिंपल बोले हैं क्या कि वैसा घटना होता है जिसमें प्योर सॉल्वेंट के कण सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होती है। किसका कण, प्योर सॉल्वेंट के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस कहते हैं। सिंपल सा आपको इतना सा लिखना है 2 नंबर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग ऑस्मोसिस का घटना को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस में जो प्योर सॉल्वेंट का कण का फ्लो होता है, ठीक है, पार्टिकल्स का फ्लो होता है, उसको रोकने के लिए हम लोग जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं, किस पर, सांद्र विलयन पर, उसी प्रेशर को क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे इसको भी हम लोग फोटो द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, दो सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ भी क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं और इसको सेमी परमेबल लगाते हैं, एसपीएम इसको नाम देते हैं। इसका इधर था हम लोग का कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, क्या था, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, और इधर लिए थे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन लिए थे। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन लिए थे। हम लोग क्या करते हैं, अभी तो फ्लो किधर से किधर की तरफ हो रहा था, प्योर सॉल्वेंट का इधर से। ठीक है, जब प्योर सॉल्वेंट का फ्लो जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ हो रहा था सेमी परमेबल के थ्रू से, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस प्योर सॉल्वेंट का जो कण का फ्लो था उधर नहीं होना देना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई करते हैं। इधर लगाते हैं हम लोग बच्चे पिस्टन, क्या लगाते हैं, इधर पिस्टन लगाते हैं। ठीक है, तो पिस्टन लगाते हैं हम लोग, पिस्टन लगा करके क्या करते हैं, इधर प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, इधर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो इधर मिनिमम जितना हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस पार्टिकल को उधर जाने से रोकने के लिए। ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ऑस्मोसिस होने को, ऑस्मोसिस में जो प्योर सॉल्वेंट का कण जो इधर से उधर फ्लो हो रहा था, गति करके इधर से उधर जा रहा था, इस सॉल्यूशन से गति करके उस सॉल्यूशन में जाकर के घुस जा रहा था, तो ऐसे कंडीशन में इसको रोकना चाहते हैं हम लोग कि इस वाले कण को जो है उधर प्योर सॉल्वेंट का कण को उधर नहीं जाने देना चाहते हैं। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन सांद्र विलयन की ओर हम लोग को क्या करना पड़ता है, मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। क्या करना होता है, ज्यादा ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो वो जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं इसको रोकने के लिए, तो उसी प्रेशर को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर नाम देते हैं। इसी को क्या नाम देते हैं बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसी को, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब उसी को लिखा हुआ है देखिए, वह मिनिमम प्रेशर जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर आरोपित करने पर प्योर सॉल्वेंट के कण का प्रवाह रुक जाती है, अर्थात दोनों विलयन के बीच क्या हो जाता है बच्चों, इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। और ये मिनिमम प्रेशर जो हम लोग अप्लाई करते हैं, इसी मिनिमम प्रेशर को क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, स्टार में ये भी बात आप याद रखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है बच्चों, एबनॉर्मल हो जाता है। तो आपको सिंपल ये आपको लाइन याद नहीं भी रखें तो चलेगा, सिर्फ आपको सवाल पूछा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर प्रासरण दाब से आप क्या समझते हैं। क्या पूछा जाएगा, प्रासरण दाब से आप क्या समझते हैं। सिंपल क्या कहेंगे आपको कि ऑस्मोसिस की घटना को रोकने के लिए या फिर दोनों सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित करने के लिए, साम्य स्थापित करने के लिए जितना मिनिमम प्रेशर कहां लगाते हैं बच्चों, सांद्र विलयन की तरफ हम लोग लगाते हैं, आरोपित करते हैं। तो इसको रोकने के लिए, प्योर सॉल्वेंट का कण का फ्लो को रोकने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से, तो उस फ्लो मिनिमम प्रेशर को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर देते हैं। ठीक है, सिंपल आपको अगर पूछा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो आपको सिंपल क्या करना, ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन देखें। इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं परासरण दाब। परासरण दाब क्या लिखेंगे बच्चों, परासरण दाब। क्या कहेंगे, परासरण दाब।
ठीक है। प्रासंगिक दाब को पूछेगा, क्या कहेंगे, वह मिनिमम दाब होता है, वह मिनिमम प्रेशर होता है जो सांद्र विलयन पर आरोपित करने पर प्योर सॉल्वेंट के कण का प्रवाह रुक जाती है, अर्थात दोनों विलयन के बीच साम्य स्थापित हो जाता है, फिर इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। उसी प्रेशर को, मिनिमम प्रेशर को हम नाम क्या देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर नाम देते हैं। ठीक है, आया समझ में। और साथ ही साथ डेफिनेशन यहाँ तक ही लिखेंगे, यहाँ तक ही बच्चों आपको डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद ये फोटो आपको बना देना है। फोटो बनाएंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा समझने में चेक करने वाले को, और आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा उसी क्वेश्चन को अगर 5 नंबर का अगर बनाएगा, कितना नंबर का अगर बनाएगा, 5 नंबर का, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर वो कितना मार्क्स का बनाएगा, 5 नंबर का बनाएगा, तो सवाल ऐसे पूछेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर से आप क्या समझते हैं। पहले सवाल पूछेगा ऑस्मोटिक प्रेशर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और दूसरा उसी में घुसा देगा, ठीक है, लो ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर की गणना करें, या उसमें उपस्थित सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास की गणना करें। किसका, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास का गणना करें। या फिर ये पूछ देगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, साबित करें। क्या पूछ देगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, प्रासरण दाब से आप क्या समझते हैं, फिर प्रासरण दाब क्या है, साबित करें, प्रूव करें। ठीक है, साबित करें आप कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आपको साबित करने के लिए आपको राउल्ट का क्या लगाना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का नियम लगाना पड़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो नियम होता है बच्चों, गैस लॉ पे काम करता है। कौन सा लॉ पे हम लोग पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। क्या पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ बोलता है, बॉयल्स लॉ जो हम लोग लगाते हैं, हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पर लगाता है। किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। देखिए बॉयल्स क्या कहा था यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू में, बॉयल्स कहा था कि अगर हम लोग टेम्परेचर को स्थिर रखें, ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर को स्थिर रखें तो किसी तनु विलयन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, विलयन के सांद्रता का क्या होगा बच्चों, समानुपाती होगा। अगर हम लोग टेम्परेचर को, किसी तनु विलयन का अगर टेम्परेचर को स्थिर रखें तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वैल्यू होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई, या फिर हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे किसका, सी। कंसंट्रेशन को हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ, सी। इसको हम लोग इक्वेशन दे देंगे हम लोग फर्स्ट। क्या नाम दे देंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ लिखेंगे एट किस पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट नाम दे देंगे। फिर अगेन चलेंगे हम लोग आगे, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग चार्ल्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स क्या बोला था, देखिए अगर हम लोग सांद्रता को अगर स्थिर रख लें, किसको, पहले क्या करें, टेम्परेचर को अगर किसी तनु विलयन का स्थिर रख लें। अब क्या बोल रहा है कि सांद्रता को अगर निश्चित रख लें तो किसी तनु विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या होगा, समानुपाती होगा। अर्थात लिखेंगे हम लोग यहाँ, अर्थात लिखेंगे पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका बच्चों, टेम्परेचर का। किसका, टेम्परेचर का। इसको इक्वेशन हम लोग नाम देंगे सेकंड। और ये जो बात कर रहे हैं हम लोग किस पर बात कर रहे हैं, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को जो हम लोग इक्वेट करेंगे, दोनों इक्वेशन को जो हम लोग इक्वेट करेंगे तो बात कुछ ऐसा बनेगा, दोनों इक्वेशन का फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे बच्चों आएगा पाई प्रोपोर्शनल लिखेंगे सी टी। क्या लिखेंगे, पाई प्रोपोर्शनल सी टी। अब समानुपाती को हटाएंगे तो समानुपाती को हटाने के बाद एक कांस्टेंट लाएंगे हम लोग, तो समानुपाती को हटा कर कांस्टेंट लाते हैं हम लोग आर सी टी। ठीक है, जहां आर हम लोग का गैस कांस्टेंट होता है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी। क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई इक्वल टू सी आर टी। तो यहीं तक नहीं रुकना है, आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन को चेंज कर लेना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखिए कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है हम लोग का, कंसंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। तो हम लोग कंसंट्रेशन के जगह पर रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो पाई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन का एन बाय वी, और ये क्या बचा आर टी। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल बराबर हम लोग जानते हैं गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो लिखेंगे पाई इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम बाय वी आर टी। और इसको फर्दर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो एम हम लोग का नीचे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, पाई इक्वल टू, ठीक है, डब्ल्यू आर टी बाय एम भी। और वॉल्यूम जो होगा यहाँ बच्चों किस में होगा, लीटर में होगा। किस में होगा, वॉल्यूम लीटर में होगा। तो यहाँ तक आपको आने का जरूरत है। क्या करेंगे, यहाँ तक आप आएंगे। तो अगर आपसे सवाल अगर 5 नंबर में पूछेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, प्रासरण दाब से आप क्या समझते हैं, तो प्रासरण दाब का क्या करना है बच्चों, पहले डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपको फोटो बना देना है। फिर अगर पूछेगा, वो 2 नंबर में पूछेगा तो यहीं तक रुक जाएंगे। अगर वही 5 नंबर बनाएगा तो आपको क्या करना बच्चों, पहला देखिए लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर को भी लिखेंगे, बॉयल्स लॉ लिखेंगे, ठीक है, फिर चार्ल्स लॉ लिखेंगे, और यहाँ तक एक्सप्रेशन को आप बना देंगे यहाँ तक। तो आपका कितना नंबर फाइनल हो जाएगा, 5। तो यहाँ तक अगर बनाएंगे तब आपको बच्चों कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे हम लोग का बच्चों कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बच्चों अभी देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या निकालें। ठीक है, वी नो दैट हम लोग निकाले WR बाय क्या लिखे, M इंटू क्या लिखे बच्चों, V। वॉल्यूम किस में, लीटर में। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास, M तो मॉलिक्यूलर मास है, तो अर्थात हम लोग लिख सकते हैं M इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, WRT बाय क्या लिखेंगे, पाई इंटू V। वॉल्यूम किस में बच्चों, लीटर में। यहाँ तक आ जाएंगे। अगर मॉलिक्यूलर मास अगर निकालने के लिए बोलेगा तो, अगर मॉलिक्यूलर मास अगर सॉलिड का नहीं बोलेगा निकालने के लिए तो कोई जरूरत नहीं है हम लोग को। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट आता है बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस को हम लोग कहते हैं उल्टा प्रसरण। क्या कहते हैं, उल्टा परासरण। क्या कहते हैं इसको, उल्टा परासरण। उल्टा प्रसरण क्या होता है, उसी फोटो के माध्यम से अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस को आप समझते हैं भली भांति, तो आपको उल्टा प्रसरण भी समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या किए थे, दो सॉल्यूशन को लिए थे। क्या किए थे, दो सॉल्यूशन हम लोग लिए थे। दो सॉल्यूशन, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे बच्चों, SPM। क्या दिए थे, SPM। इधर लिए थे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इधर लिए थे हम लोग कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता था, ऑस्मोसिस में इधर का कण उधर जाता था, प्योर सॉल्वेंट का कण किधर से किधर जाता था, डाइल्यूट सॉल्यूशन से किधर जाता था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। जब हम लोग इस पर क्या किए, प्रेशर अप्लाई किए। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको कहे हम लोग, जब इस पर बच्चों हम लोग क्या किए, प्रेशर अप्लाई किए। जैसे प्रेशर अप्लाई किए, ठीक है, प्रेशर जैसे अप्लाई किए तो इधर का कण इधर धक्का लगाने लगा। ठीक है, अर्थात हम लोग बोले कि दोनों सॉल्यूशन के बीच में क्या हो गया, दोनों सॉल्यूशन के बीच में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया। मतलब ना ही इधर वाला कण इधर जा सकता है, ना ही इधर वाला कण उधर जा सकता है। यहाँ जो हम लोग मिनिमम प्रेशर अप्लाई किए, उसी प्रेशर को नाम दिए बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम दिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम दिया उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर नाम दिए। लेकिन अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर हम लोग ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें, ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर बच्चों ज्यादा प्रेशर हम लोग अप्लाई कर दें, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से बच्चों अगर ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग अप्लाई कर दें, इससे भी ज्यादा प्रेशर अगर हम लोग इधर अप्लाई कर दें, ऑस्मोटिक प्रेशर जितना था, ठीक है, और इससे अगर ज्यादा प्रेशर इस पर और भी अप्लाई कर दें तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी तो ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किए थे तो इधर का कण इधर नहीं आने दे रहा था, इधर का कण उधर नहीं जाने दे रहा था, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम था। जैसे ही हम लोग प्रेशर इधर ज्यादा और भी बढ़ाएंगे तो इधर का कण धक्का लगाएगा, इसको धक्का मार करके इसको कहेगा नहीं अब हमको इस एरिया में घुसने दो तुम अपने एरिया में। ठीक है, जैसे इधर वाला कहेगा आक्रमण तो ढेर सेना कूद जाएगा आपस में, तो इधर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज्यादा जैसे प्रेशर पड़ेगा तो कण क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट का कण कंसंट्रेट सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की ओर आना प्रारंभ कर देगा। तो पहले देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता था, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर प्योर सॉल्वेंट का कण जा रहा था, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स मतलब उल्टा प्रसरण होने लगेगा। वो तब होगा जब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे, किस वाले सॉल्यूशन पर, कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर। जब हम लोग कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट का कण कंसंट्रेट सॉल्यूशन से सेमी परमेबल के थ्रू से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ प्रवाहित होना प्रारंभ कर देता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, उसी को भाषा में लिखा हुआ है कि जब कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक दाब अप्लाई किया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो प्योर सॉल्वेंट के कण सेमी परमेबल के द्वारा कंसंट्रेट सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये जो सवाल पूछा जाता है वो 2 नंबर में पूछा जाता है और काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस को अगर आप एक लाइन में याद करेंगे तो एकदम आसानी से याद होगा। अगर आप छोड़ छोड़ करके याद करेंगे तो नहीं होगा। ऑस्मोसिस अगर समझ में आया तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर समझ में आया रिवर्स ऑस्मोसिस भी आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे हम लोग पूछा है कि एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इसको बोलते हैं हम लोग असामान्य आणविक द्रव्यमान। क्या है आणविक द्रव्यमान? ठीक है, सवाल पूछा था असामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। सिंपल क्या होता है, जब किसी हम लोग देखिए, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट टाइप का मतलब विद्युत अपघटन टाइप का सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं, किसी सॉल्वेंट में घुलाते हैं तो उस सॉलिड का क्या होता है, या तो डिसोसिएशन होता है या तो एसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन एसोसिएशन का मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होगा वो बच्चों आयन में टूटेगा। क्या होगा, आयन में टूटेगा या फिर जुटेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयन में क्या होगा, टूटेगा, चाहे वो आंशिक रूप से टूटे या फिर पूर्णतः टूटे। तो जब हम लोग किसी प्योर कोई भी सॉल्वेंट में हम लोग क्या करते हैं,
सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व कराते हैं, कौन सा नेचर का, इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर का। तो उसका क्या होता है, या तो एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन मतलब सॉल्यूट पार्टिकल या तो आपस में जुड़ जाता है, और या तो डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन मतलब या तो टूट करके अलग अलग हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, कण का संख्या क्या होता है, चेंज होता है, या तो कण का संख्या बढ़ जाता है या तो कण का संख्या घट जाता है, जिसके कारण उसका मास में, मॉलिक्यूलर मास में क्या हो जाता है बच्चों, चेंजेस आता है, परिवर्तित हो जाता है। तो उसी चेंज वाला मास को हम लोग क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे हम लोग का डेफिनेशन है, जबकि सॉल्वेंट में सॉल्यूट पदार्थ को मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन में एसोसिएशन या डिसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब यहाँ हिंदी में कहते हैं हम लोग संगुणन, संगुणन का मतलब होता है जुड़ना, और डिसोसिएशन का मतलब होता है बच्चों वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, टूटता है, तो जिसके कारण सॉल्यूट पदार्थ के कणों की संख्या में परिवर्तन हो जाती है तथा उसका द्रव्यमान भी क्या होता है, असामान्य हो जाता है, जिस द्रव्यमान को हम लोग क्या नाम देते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है, सवाल सिंपल सा पूछा जाएगा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास किसको कहते हैं, तो सिंपल क्या कहेंगे, जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को हम लोग मिलाते हैं तो वो आयन में टूटता है, टूटता है या फिर जुड़ता है, टूटने या जुड़ने के कारण जो उसका कण का संख्या में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, जिसके कारण सॉल्यूट का मास असामान्य हो जाता है, जो समान एक समान नहीं रहता है, उसका मास क्या होता है, चेंज होता है। तो चेंज ये हुआ मास को ही हम लोग क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है बच्चों, वांट ऑफ क्या था, एक साइंटिस्ट का नाम था, क्या था, वांट ऑफ है ना, गुणांक, क्या था, वांट ऑफ एक साइंटिस्ट का नाम था। तो साइंटिस्ट का जो नाम था, ये क्या किया था, किसी भी सॉल्यूट को अभी नहीं पढ़े कि एसोसिएशन है डिसोसिएशन, तो किसी भी सॉल्यूट को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर वाला का, इलेक्ट्रोलाइट को जब हम लोग क्या, सॉल्यूट को जब हम लोग सॉल्वेंट में घुलाते हैं, सॉल्वेंट में जब घुलाते हैं तो वो टूटता है या फिर जुटता है, तो टूटने या जुटने का मात्रा को ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन दिया, वांट ऑफ एक गुणांक दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। उसी को लिखा हुआ है वांट ऑफ नामक वैज्ञानिक ने सन 1886 ईस्वी में सॉलिड पदार्थ के एसोसिएशन या डिसोसिएशन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए एक गुणांक दिया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। और वांट ऑफ फैक्टर को जो डिनोट करते हैं बच्चों, आई से करते हैं, किससे करते हैं, आई से करते हैं। तो ये देखिए अपना स्टेटमेंट क्या दिया था, इसके अनुसार किसी विलियन में सॉल्यूट पदार्थ के सामान्य तथा प्रेक्षित मॉलिक्यूलर मास के अनुपात को ही क्या कहते हैं हम लोग, वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा, और इसको हम लोग क्या किससे सूचित करते हैं बच्चों, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, या तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इस नियम के अनुसार, ठीक है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद कण का संख्या एवं एसोसिएशन एवं डिसोसिएशन से पहले कण का संख्या को, अनुपात को ही क्या कहते हैं हम लोग, वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। जैसे हम लोग का फॉर्मूला आएगा, आई इक्वल टू लिख सकते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, या फिर उसको कह सकते हैं, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, मतलब विलय पदार्थ के, ठीक है, कणों का टूटने या जुटने के बाद कण का संख्या, ठीक है, और विलय पदार्थ का टूटने या जुटने से पहले कण का संख्या को, अनुपात को ही क्या कहते हैं हम लोग, वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता करना हो कि एसोसिएशन हो रहा है सॉल्यूट का या फिर डिसोसिएशन हो रहा है, अगर आयोटा, ठीक है, आई का वैल्यू अगर 1 से छोटा रहता है तो सॉल्यूट का क्या होगा, एसोसिएशन होगा, क्या होगा, सॉल्यूट का एसोसिएशन होगा। अगर आई वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होता है तो सॉलिड पार्टिकल का क्या होगा बच्चों, डिसोसिएशन का मतलब, डिसोसिएशन मतलब होगा, डिसोसिएशन होना मतलब वो टूटेगा आयन में। अगर आई का वैल्यू अगर 1 होता है, ठीक है, तो सॉल्यूट का ना तो एसोसिएशन होगा और ना ही डिसोसिएशन होगा। तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन उसका होगा जो आयन में नहीं टूटेगा या फिर आपस में नहीं जुटेगा, उसका क्या होगा, आई की वैल्यू 1 होगा। सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, यदि सॉल्यूट का एसोसिएशन होगा तो आई का वैल्यू क्या होगा, यदि सॉल्यूट का डिसोसिएशन होगा तो उसका आई का वैल्यू कितना, वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू, यदि सॉल्यूशन का ना तो डिसोसिएशन ना तो ना ही एसोसिएशन होगा तो उसका सॉल्यूट का आयोटा का वैल्यू, मतलब आई फैक्टर का वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना होगा। तो क्या कहेंगे उसका वैल्यू, अगर नहीं टूटेगा नहीं जुटेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1। अगर वो टूटेगा तो आई का वैल्यू क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। अगर अगर आपस में कण क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, कण का संख्या अगर घटता है तो आई का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 1 से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। इस चैप्टर का जो लास्ट में जो हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन टॉपिक को पढ़ना है, देखिए अभी तक जो पहले हम लोग सारा टॉपिक एकदम काफी ज्यादा हीटेड है, उसमें से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़े आप बेहतर ढंग से। ठीक है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस, बस इतना सा आपको पढ़ना है। ठीक है, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, इससे भी बेहतर से बेहतर रिजल्ट के लिए, बेहतर से बेहतर परिणाम के लिए, बेहतर से और भी बेहतर वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें सजेस्ट करें।
ठीक है, कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है और किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनाना चाहिए। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।